थैंक यू आदर्श टॉपर्स क्लासेस में आपका स्वागत सभी छात्र छात्राओं को। आज मैं एक हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए यह एक सुनहरा अपॉर्चुनिटी मौका है। तो इस चैप्टर जो है ये हमारी एक बहुमूल्य है और इस चैप्टर का जो नाम है मैं बता देना चाहता हूं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये क्लास 10 की है, क्लास 10 की ये हिस्ट्री चैप्टर से है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और इसमें यह बताया जाता है कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। देखो, राष्ट्रवाद एक वो चीज है जैसे कि आप बहुत बड़ा कंपनी लगा लिए हो, बहुत बड़ा फैक्ट्री लगा लिए हो, सारा चीज अवेलेबल है, लेकिन आपको राष्ट्रवाद नेशनलिज्म की दर्जा नहीं मिला है। तो उस दर्जे पाने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए और इसी के विषय में हम आज चर्चा करने के लिए चलेंगे और ये बताना चाहेंगे कि आज जो देख पा रहे हैं बोर्ड पर ये आदर्श टॉपर क्लासेस द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका उदय कैसे हुआ है। एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है फ्रेडरिक सोरियो। फ्रेडरिक सोरियो का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। फ्रेडरिक सोरियो जो थे यह फ्रांस के एक बहुमूल्य व्यक्ति थे और यह व्यक्ति ने 1848 में इसने एक महत्वपूर्ण बात बताया कि इट एक्चुअली में इन 1848 सेरियो जो देख रहे हैं, सेरियो एक फ्रांस आर्टिस्ट या एक फ्रांस आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट मतलब समझते हो जो चित्रकार होता है, जो चित्र बनाता है, उस चित्र के ऊपर चर्चा किए गए हैं और इसने ये 4 चित्र बनाए हैं, ये 4 सीरीज बनाए, ये पेंट करके इसने प्रिंट करके इसने कितने सीरीज बनाए हैं, ये 4 सीरीज बनाए हैं और 4 सीरीज का आज हम जो देखेंगे इसका ये पहला भाग देखेंगे, फर्स्ट सीरीज। ठीक, इसको देखेंगे हम लोग फर्स्ट सीरीज के बारे में देखेंगे और चर्चा करेंगे। तो इसमें हम बुक से थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, अगर देख पा रहे हैं तो ये बुक में ये देख पा रहे हैं कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इनके राष्ट्रवाद का उदय होने में बहुत सी कहानियां को घुल मिल करना पड़ा। आप देख पा रहे हैं ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को देख रहे हैं, इस पिक्चर से समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कि व्यक्ति नहीं बल्कि यह एक स्टैचू के रूप में है, यह एक मूर्ति के रूप में है और यह मूर्ति में एक हाथ में देख रहे हैं इसका टॉर्च है और दूसरे हाथ में इसका चार्टर है। तो अब ये क्या दर्शाता है, ये आपको यह दर्शाता है कि पहला पृष्ठ में कि देश जो फ्रांस है वह यूरोपिया, जिस तरह से हमारे यूरोपिया क्वांटेन में आते हैं इन्हीं महादेश में, जिस तरह से भारत हमारे एशिया महादेश में आते हैं, उसी तरह से यूरोप माफ कीजिएगा, यूरोप नहीं बल्कि फ्रांस एक यूरोप क्वांटेन में आते हैं। और इसका मूलभूत कारण यह था कि
वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों इकट्ठा हुए हैं, और दोनों इकट्ठा काफी संख्या में हुए हैं। इसका मेन पॉइंट यह है कि और उसमें कोई जाति धर्म नहीं थी, सारे जाति धर्म के लोग मौजूद थे। उन सारे कोई कस्टम नहीं था, देयर इज नो कस्टम्स, हाउ मेनी कस्टम्स आर अपीयर्स, और वो सारे जिन्हीं की कतारबद्ध बना के, जैसे कि ये मान लो ये चल रहा है मार्कर, दूसरा मार्कर, ये देख पा रहे हो कि एक हम ये कतार बना दी है, एक कतार बन गया है, यहां एक मूर्ति लगा दी है, यहां एक मूर्ति स्टेचू लगा दी है, यहां क्या लगा दी है, STATU, स्टेचू, स्टेचू, स्टेचू में होता है मूर्ति। और उसके बाद यहाँ बहुत सारे से लोग जो देख पा रहे हैं कि ये कतार में खड़े हैं, क्या है, कतार में खड़े, काफी लंबे में ऐसे जो कि फिगर के माध्यम से शायद आपको समझ पा रहे हैं कि बहुत सारे से लोग खड़े हैं, और इनको एक ही मुद्दा है, ये जो देख रहे हैं इस स्टेचू यह दर्शाता है कि है ना, कहता है कि द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all age and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। और इस स्टेचू को श्रद्धांजलि देते हुए एक एक करके पास इससे गुजरते हुए जा रहे हैं। फिर कहता है कि यह स्टेचू जो था पहले जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, अभी जैसे मान लो पंडित जवाहरलाल नेहरू, खुदीराम बोस, भगत सिंह, झांसी की रानी, हाउ मेनी पीपुल्स आर कहा जाए इसमें, तो इन सब लोग ने अभी भी प्रतिमा को स्टेचू मेन चौराहे पर लगाए गए। ठीक उसी तरह यहां पर भी एक प्रतिमा को निरूपित किए गए हैं, और इस प्रतिमा यह दर्शाता है कि यह कोई एक स्वतंत्रता व्यक्ति की प्रतिमा है, कोई आम आदमी की प्रतिमा नहीं है, आम आदमी की प्रतिमा नहीं है। और यह प्रतिमा को सभी आगे बढ़ के और इसको श्रद्धांजलि देते हुए, फूल अर्पित करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर कहता है कि अब इस पॉइंट पर फिर हरियोर रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इलेक्टरमेंट शेप बेयर इन वन हैंड एंड वन कैरेक्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर on the earth in the foreground of the image, little the shared remain of the symbol of absolutist। तो अब ये बताता है, एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स होता है निरंकुश शासन से सहमत। अब ये क्या थे, जो निरंकुश शासन था उस शासन से ये लोग क्या है, सहमत हैं, और यह पूरे का पूरे इस मजमा को लगा कर रख दिया है कि इस श्रद्धांजलि को देते चलेंगे और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, और इससे यह निरंकुशता का यह प्रतीक दिखाता है कि कोई व्यक्ति अब निरंकुशता नहीं कर पाएंगे। और यहाँ अब बहुत से सारे राजा महाराजा का प्रतीक था, और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे सामान हैं, राजा का मुकुट है, राजा का बहुत से सारे चीज हैं, तो ये सब चीज यहाँ पर टूटा फूटा हुआ नजर आ रहा था।
टूटा फूटा हुआ नजर आ रहा था। तो इस टूटा फूटा हुआ से नजर से यह प्रतीत होता है कि ऑटोफेन ऑटोफेन विजन ऑटोफेन विजन जो सारे काल्पनिक हैं। काल्पनिक किसको कहता है? काल्पनिक मतलब होता है कि सोचना, सोचकर अनुभव करके बताना, देखा हुआ चीज नहीं रहता है ना, उसी को कहता है ऑटोपेन ऑटोपेन विजन। यानी कि हम लोग क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, उसके बारे में इसमें वर्णन किए जाते हैं। तो अब यहां पर फ्रांस की लोगों ने चाह रहे हैं कि कैसे क्या हो, तब उसने अनेक समस्या को सुलझाते हुए, टालते हुए आगे बढ़ा। और उसने एक कहा जाए तो एक तरह से उन्होंने एक बहुत मुश्किल की सामना किया है। और कहता है ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल मेंटल। अब उसने चाहा कि अब जब तक ये स्वीप नहीं होगा, राजनीतिक जो बना हुआ है राजा महाराजाओं को, पहले वाला इसको जो दूसरा कोई आ रहा था, सारे राजा ने पहले वाला राजा को कहानी ध्वस्त करते जा रहा था, डिनाइस्ट करते जा रहा था, खत्म करते जा रहा था कि नहीं अब ये कहानी नहीं रहेगी, अब दूसरे ढंग से कहानी रहेगी और इसको बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो मोनार्की में भी आए और इसी तरह से ये चाहा कि ये जो राजा की सारे सिस्टमी को बदल दिया। बदलने के बाद कहता है कि इमरजेंसी ऑफ नेशन स्टोन इन प्लेस ऑफ द मल्टीटेशंस डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। अब क्या हुआ, यहां यूरोप में इमरजेंसी मेंटेन हो गया। यूरोप में इमरजेंसी यानी उपद्रव, यहां पर अब उपद्रव की बातें हो कि नहीं, अब ऐसे इसको क्लियर करने के लिए हमें एक तरह से लड़ाई करना होगा, तभी हमारे सिस्टम को बदला जा सकता है। और उसने पूरे सिस्टम को बदलने के लिए अनेकों प्रकार की विविधता रचा और है ना, ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल और मेंटल में परिवर्तन लाने का कोशिश किया और इसमें सफल भी पाए, जिसमें कि एक तब राष्ट्रवाद यूरोप का जाकर कहीं सिस्टम में कुछ सुधार हुआ। अब क्या था कि इमरजेंसी मेंटेन डायनेस्टिक हुआ, एम्पायर ऑफ यूरोप के राजाओं पर, तो उसने क्या किया था, अचानक जाकर धावा बोल दिया और वहां एक नए राजा का निर्माण हुआ अचानक, है ना, जो कि हुआ मॉडर्न स्टेट, जो कि क्या किसमें हुआ था, एक मॉडर्न MODERN मॉडर्न स्टेट। दूसरा था नेशन NATI नेशन स्टेट। देखो मॉडर्न स्टेट में होता है क्या कि नए तरीका से, मॉडर्न स्टेट में क्या होता है, नए तरीका से, यानी न्यू सिस्टम। और नेशनल सिस्टम में क्या होता है कि नए तरीका तो कर लिए, हम सारा चीज हम डेवलप कर चुके हैं, हमारे पास पैसा है, अनेक प्रकार की कंपनी हम लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी विकसित नहीं हो पा रहा है। अरे भाई ये कौन सी बात है, हम सारा चीज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं डेवलप के लिए, यहां ये खंभा लगाओ, यहां ये खुट्टी लगाओ, खुट्टी लगा दिए, फिर भी देख रहे हैं कि हमारा इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। बताओ इस पर कौन व्यक्ति चाहेगा अपना इन्वेस्ट करना। तो यानी कि अब उसका तरीका सही नहीं था, जिस सिस्टम में लगना चाहिए उस पैसे को उस सिस्टम में नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। तब अब नेशन में इसके स्टेट में क्या होता है, यानी कि
आप सारे तरीका को कर लिए, सारे तरीका को कर लिए, सारे तरीका को सेटअप कर लिए, पैसा कम खर्चा किए, सारे तरीका को सेटअप कर लिए और उस सेटअप से आप कम ही कॉस्ट में अच्छा रिजल्ट दे दिए हैं। उसी को कहता है नेशनल स्टेट, उसी को कहता है नेशन स्टेट, नेशनल नहीं नेशन स्टेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नेशन स्टेट। यानी कि कम ही पैसा में अच्छे सिस्टम, इसमें कम पैसा लगाकर ये अच्छा सिस्टम का उपयोग कर पाता, उसी को हम कहते हैं नेशन स्टेट। तो यही कारण था मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट में। फिर कहता है अब ये कैसे अच्छा हुआ, ये कहता द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली केम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर ऑफ डिसेंट। अब क्या था कि यह ज्यादा पैसे तो खर्चा नहीं किया था और ये अपना दिमाग और बुद्धि लगाया था। वही कहता है कि केम टू डेवलप सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिफाई, और वो बहुत ढंग से उसको पहचाना, बहुत ढंग तरीका से उसको पहचाना, आइडेंटिफाई किया, है ना, सेंस लगाया, दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद उसको रिजल्ट भी क्या आया? अच्छा आया। जो अच्छा करेगा काम उसको तो परिणाम भी तो अच्छा ही आएगा, है ना? सच है, जो काम अच्छा करेगा उसका परिणाम भी अच्छा आएगा। तो वैज्ञानिक तरीका से ये विकसित कर रहे थे, लेकिन उपयोग में नहीं आ रहा था। ये क्या कहते, सारा चीज को इसने सिस्टमेटिक ढंग लाया और इसको उपयोग किया, और ये क्या हुआ था कि सिस्टम में आ गया और इस सिस्टम में नहीं आ पाया था, सिस्टम में नहीं आ पाया। अब दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ लेके आते हैं हम। दूसरा पैराग्राफ में है कि द चैप्टर विल deal with many of the issues visualized by Syrio. In fact, during the 9th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe. अब क्या क्या था, उसने 19वीं शताब्दी में है ना, 19वीं शताब्दी में यूरोप अपने का आप मजबूत में आ गया। अब उनको धीरे धीरे एहसास लगा, अब उनको धीरे धीरे क्या हुआ था, एहसास हो चुका था कि अब हमको जो है ना किसी अदर को सहारा लेने की जरूरत नहीं है, अब किसी को हमारे पीछे लघु बनना नहीं है, अब हम स्वयं ही अपने स्टेज पर खड़े हो जाएंगे। और वही हुआ, अपने स्वयं ही उसने स्टेज पर खड़ा हो गया और धीरे धीरे जितने भी राजा महाराजा थे सारे अपने सिस्टम, पहले वाला सिस्टम को हटा दिया, द्रव कर दिया, तोड़ फोड़ दिया कि हटो भाई, अब ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। अब बहुत दिन सिस्टम चलाए थे, अब मेरा ही सिस्टम चलेगा। मोनार्की आया और इसके सारे सिस्टम को बदलकर खत्म कर दिया, सिस्टम को बदलकर खत्म कर दिया। जितना भी ये डेमोक्रेसी सिस्टम मिला दिया कि नहीं, अब यहाँ राजा की राज नहीं चलेंगे। अब अगर व्यक्ति जो भी हो, जो सिस्टमेटिक व्यक्ति हो, जो हमारे मैच्योर व्यक्ति हो, उसके हिसाब से यहाँ पर चलेंगे। तो मोनार्क आया और देखा कि इस स्टेचू से यह प्रमाणित हो रहा था कि यानी कि अनेक प्रकार की यहाँ पर विविधता है, और विविधता से यह बढ़ता था कि राजा का मुकुट है, बहुत सारे सामान है, टूटे फूटे चीज है, इस सब चीज को सारा उसने परिवर्तन करके और अपना सिस्टम में वो आ गए हैं। और इस तरह से यानी कि यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरे, राजनीतिक और मानसिक जगत के व्यापक में परिवर्तन ला दिए। और जब परिवर्तन ला दिए तो वहां की सारा सकुशल रहने लगे, है ना। लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्राउट विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। और 19वीं शताब्दी में यूरोप क्या हो गया, अपने एक नेशनलिज्म कंट्री बन गए और इन्हीं के साथ
अब मेरा ये टॉपिक जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये समाप्त होती है। अब आपको से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप आदर्श टॉपर क्लासेस में जरूर शेयर और लाइक करें, और कल की जो वीडियो होगी वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस पर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।